जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। आज का हमारा जो टॉपिक है मानसिक अभिरुचि का, ये पार्ट 2 है। एक हमारा पार्ट आ चुका है मानसिक अभिरुचि का। जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, यानी कि 2024 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं। अब जो री एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी आपकी मानसिक अभिरुचि पूछी जाएगी। आपके 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं और ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको जो आप जो जिस डिपार्टमेंट में जाओगे उसकी साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपके मेकिंग डिसीजन क्वेश्चन होते हैं कि आप जिस पद पर हो तो आप वहाँ पर कैसे कार्य करोगे, आप डिसीजन कैसे लोगे, वो सारे इसके आसपास क्वेश्चन होते हैं। और सबसे इसकी एक जो बात होती है कि आपको इसमें पॉजिटिव रहना होता है और पॉजिटिव ही बात करनी होती है, और इस हम जो आंसर है वो आसानी से इसका हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मानसिक अभिरुचि। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले में पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? जो पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी होता है वो कौन होता है? एसएचओ। क्या होता है? एसएचओ होता है, जिसको स्टेशन हाउस अधिकारी भी कहा जाता है। जो जिले का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिसको हम एसपी कहते हैं। किसको कहते हैं? एसपी कहते हैं। और तुम्हारा जो सर्कल अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीओ कहा जाता है। और जो तुम्हारा उप महानिरीक्षक जो होता है वो क्या होता है? डीआईजी होता है। क्या होता है? डीआईजी होता है। जो अब पुलिस का जो स्टेशन प्रभारी है वो कौन होता है? बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में, आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? ये आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप उस डिपार्टमेंट में एक आप अधिकारी में हो, आप एक अधिकारी हो, तो आप उसका जो आपके जो निर्णय हैं वो आपके क्या मार्गदर्शन करेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि वरिष्ठ फैसलों पर सवाल उठाए बिना आदेशों का पालन करना। तो ऐसा आपका कोई अगर सीनियर है और कोई भी वो आदेश करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नियम अनुसार ही आदेश कर रहा है। अगर वो नियम अनुसार वो आदेश कर रहा है तो उसका पालन करोगे, लेकिन अब वो किसी भी प्रकार के आपको आदेश देता है तो आप ज़रूरी नहीं उसके नियमों का पालन ही करो। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है कि आप बिना क्रॉस क्वेश्चन किए ही उसके आदेशों का पालन करो, ऐसा जरूरी नहीं है। और क्या है? व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि व्यक्तिगत परिस्थितियों को हो सकता है कि आपकी हेल्थ सही ना हो, तो आपको वहाँ की सिचुएशन पता ना हो, है ना, तो आप ऐसा भी नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना। व्यक्तिगत व्यक्तिगत किसी भी इंडिविजुअली को आप लाभ नहीं पहुंचाओगे, उनके मूल्यों को नहीं देखोगे, भले ही वो स्थापित नियमों के विपरीत हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप नियम के अनुसार ही चलोगे। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलन करना। तो आप क्या करोगे? सभी को समान रूप से उनके विचारों को और कानूनी रूप से आप उनको संतुलन, आप उनके समानुभूति और विचारों के साथ आवश्यकताओं को संतुलन करना होगा। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हो और सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, तो आप ऐसे में क्या करोगे? यानी कि कोई रैली कर रहा था, उसने कोई उसने ऐसी कोई परमिशन नहीं मांगी, तो आपको पता चलता है, तो आप ऐसे में क्या करोगे? इंटरनेट सेवाओं के स्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। यानी कि आप किसी भी एक रैली के लिए या इंडिविजुअली के लिए आप इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद नहीं करा सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर जाके आपको सिचुएशन का पता करना है, ना कि आप चीज़ों को पहले ही से उसको बंद कर दोगे। तो इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो आप घटना स्थल पर जाकर वहाँ सिचुएशन का पता करोगे। आप ऐसा भी नहीं करोगे कि विद्रोही सोशल मीडिया के पोस्टों के आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन आप उसको जब तक पता नहीं करते तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए। तो आप घटना स्थल पर जाकर आपको ये पहले पता करना है कि सिचुएशन क्या है, किस प्रकार की रैली है, तो आप वहाँ पर जाके पता करोगे। तो आप बल को ऐसे तैनात नहीं कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन आपका
सीवी और आप क्या करोगे, आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बात करना चाहिए, यानी कि आप वहाँ पर जाके संवाद करोगे, उनके नियम कायदों को आप उनको जानकारी दोगे। इसके भी लिए आपको रैली स्थगित कर देनी चाहिए। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है और कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। तो आप जिस व्यक्ति ने, उस महिला ने आपसे जो कॉल की है, उत्पीड़न की जो शिकायत दर्ज की है, तो पहले आप उसकी तहकीकात करोगे, क्या यहाँ से जो कॉल आई है इसके बाद आप ट्रेस करोगे, है ना। तो वो महिला सही बोल रही है कि नहीं बोल रही, ये आप पहले पता करोगे, है ना। तो इसके बाद उस बंदे को आप गिरफ्तार करोगे। तो इसका ऑप्शन आपका ये गलत हो जाता है। और मालिक की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए, तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। आपको छोटे छोटे ऐसे कीवर्ड पकड़ने होते हैं जो नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, तो वो ऐसा आपका ऑप्शन जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, तो हम सही आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। और क्या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। तो आप ऐसा भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको नियम कायदा के अनुसार ही चलना है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप किसी माता पिता को या उसकी बेटी को आप शांत करा दोगे, ऐसा भी आप नहीं करोगे, इसलिए आपका सी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए। पहले आप उनके माता पिता से बातचीत करोगे और आप उनको शांत रहने के लिए कहोगे, और इसके बाद आप क्या करोगे, वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। जो विधि के अनुसार जितने भी नियम हैं उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और आगे की प्रोसेस को बढ़ाना चाहिए। इस जो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, डी इज राइट आंसर हो जाता है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आप क्या करोगे, हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए, बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खाते का विश्लेषण करना चाहिए। आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बिना अनुमति के, बिना उसके विक्रेता का बैंक खाता का विश्लेषण आप नहीं कर सकते। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या कहता है, क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। तो आप ऐसा भी नहीं करोगे, क्योंकि आप जो वेबसाइट ने आपसे धोखाधड़ी करी है तो आप उसकी पहचान पहले करोगे। ऐसा नहीं कि आप जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उसकी आप निगरानी करोगे। तो इसका आपका बी इस रॉन्ग हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स ऐप पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक मामले के लिए सभी शॉपिंग आप बंद कर दोगे, ऐप्स आप बंद कर दोगे, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए जो आप साइट से हैकर्स ने हैकिंग की है, जो धोखाधड़ी की है, तो आप उनको पता लगाओगे साइट वो आपकी वो ऑथेंटिक है या नहीं है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा कर सकते हो। जो है एथिकल जो हैकर्स होते हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए। और वो करते क्या है, एक्चुअल एथिकल जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेटवर्क और सिस्टम और वेबसाइट को पहचान करके और उनकी जो कमियां होती है उसका वो सुधार करते हैं, वो उसका क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाता है। दंगा प्रवण क्षेत्र यानी कि दंगा बहुल इलाके स्टेशन प्रमुख के रूप में आप सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप पहले कभी भी इस प्रकार के किसी प्रकार के दंगे होते हैं और दंगे वाला क्षेत्र है तो पहले आप कम्युनिकेशन करोगे और बात करोगे, और जो क्या धर्म जो है, अंतर जो धर्म है, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं तो उनसे पहले आप व्यवस्था बात करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, तो जिससे दंगे कम हों। तो ऑप्शन पे हम जो लोग चलते हैं कि आप खतरनाक हथियारों को रखने के लिए निषेध आदेश करना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप किसी भी व्यक्ति को औजार रखने के लिए, खतरनाक औजार रखने के लिए आप कहोगे। और क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। आप सोशल मीडिया की निगरानी तो करोगे, लेकिन उसके लिए आप वेट थोड़ी करोगे, आप चीज़ों को शांत करने की कोशिश करोगे। तो क्या करोगे, आप कम्युनिकेशन करोगे, यानी कम्युनिकेशन करोगे, आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन करोगे। और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि अंतर धार्मिक यानी जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, आप उनको क्या करोगे, विश्वास
निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि जो अंतर्धर्म या अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, जिससे कि दंगा इस प्रकार के ना हो। तो इसका आपका सी इज राइट आंसर हो जाता है। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन इसका सी इज राइट आंसर है। क्यों इसका सी राइट आंसर है? कि पैटर्न विश्लेषण के विशेष फोरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। अगर कोई वो इस प्रकार की ऑनलाइन जो घटनाएं कर रहा है, तो वो उसका एक विशेष उद्देश्य होगा। तो आप क्या करोगे, बार बार उनके पैटर्न देखोगे और उनका आप क्या करोगे, विश्लेषण करवाओगे और क्या करोगे, फॉरेंसिक जांच करवाओगे। और जो काउंसलर होंगे तो उससे आप उसकी जानकारी लोगे कि आखिर जो कट्टरपंथ जो है बार बार जो ऑनलाइन की इस प्रकार की जो घटनाएं कर रहा है, वो आखिर क्यों कर रहा है। तो इसका आपका भी इस सी इसका राइट आंसर हो जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आप एक जांच अधिकारी हैं और एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करता है। धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतें रद्द करने का अनुरोध करता है। तो आप ऐसे में क्या करोगे? आप ऐसे में क्या कर सकते हो कि कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करोगे। तो किसी भी कार्य में आप रह रहे हो और पद में रह रहे हो, तो आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। तो इसके जो कीवर्ड छोटे छोटे होते हैं, इस प्रकार आप पकड़ सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और क्या कर सकते हो कि मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से जो नेता है जिसने क्राइम किया है, तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो। तो ये भी आपका एक माइनस कीवर्ड हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। और क्या है, ऑप्शन सी क्या कहता है, मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। तो व्यक्ति रूप से अभियोजन आप नहीं चला सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि प्रक्रिया के अनुसार यानी कि विधि और कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच करोगे और क्या करोगे, उसके लिए आप प्रतिबद्ध रहोगे। तो आपका ये प्लस पॉइंट है कि आप हमेशा निष्पक्ष रहोगे। कोई भी आपसे कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई भी बड़ा नेता हो, तो उसके लिए आप क्या हमेशा निष्पक्ष रहोगे। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोह से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं और हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटाना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए कि नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि आपको नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अपराध शाखा में अपने संपर्क और अपराध शाखा इकाई में अपनी संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो आप उस डिपार्टमेंट से जब आप आ जाते हैं, तो ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप संपर्क और भागीदार रहें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका आपका ए आपका रॉन्ग हो जाता है। और बी ऑप्शन क्या कहता है, नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में जब बदलाव होते हैं तो आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। तो इसका एक माइनस की पॉइंट हो जाता है। और ऑप्शन आपका सी क्या कहता है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वहाँ जाने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। तो आप ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो कि आप एक डिपार्टमेंट से आपका दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास नहीं करने चाहिए। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। सी आपका कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। और आपका ऑप्शन डी क्या कहता है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल आपको ये काम करना चाहिए, आपके कौशल, आपके स्किल का और आपके एक्सपीरियंस का उपयोग वहाँ पर करना चाहिए। तो आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक
धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं तो आपको इस प्रकार से क्या करनी चाहिए। जब भी कभी धर्म की बात आएगी या धार्मिक की बात आएगी, समुदाय की बात आएगी और किसी प्रकार के दंगे होते हैं या इस प्रकार की कोई आपको रिपोर्ट मिलती है तो हमेशा और हमेशा आप जो दो धर्म होंगे तो उन दो धर्मों के बीच में आप कम्युनिकेशन कराओगे, यानी कि बात कराओगे और बात करने में आप सहयोग करोगे और वहाँ का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे। इसलिए आप पहला जो चरण करोगे, क्या करोगे, बातचीत। क्या करोगे, बातचीत। और बातचीत कैसे करो, जो धर्म गुरु होते हैं, जो धर्म के जो बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, जो उस क्षेत्र के सबसे गुरु बड़े धर्म के जो गुरु हैं उस क्षेत्र के, तो उनसे आप बात करनी चाहिए और वहाँ का जो माहौल है शांत बनाए रखना चाहिए। तो ऑप्शन की तरफ क्या चलते हैं कि नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करनी चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो कि जो बड़े बड़े आपके जो पोस्ट आते हैं तो उस पर भी आप निगरानी रख सकते हो। लेकिन ये वाद का चरण है, लेकिन पहले का चरण आप क्या करोगे वो आपका ऑप्शन में देख के आपको पता चलेगा, ये भी आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन आप प्लस पॉइंट में आप सबसे बेटर वाला देखोगे, सबसे जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो इसका आंसर आप चूज करोगे और आप ये देखोगे कि पहला चरण क्या होना चाहिए। और इसका ऑप्शन बी क्या कहता है कि कट्टरपंथी विचार के समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। आप ये भी कार्य कर सकते हो कि निगरानी रख सकते हो, लेकिन आपको पहला चरण जाना है। क्या करना चाहिए आपको, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतरधार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। तो हमने आपको ये बात बताया है कि जब भी धर्म की बात आएगी तो आप जो समुदाय के जो नेता हों, जो लीडर हों, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जो बातचीत से ही हल कराएंगे और उसका आप आयोजन भी कर सकते हैं। तो इसका तुम्हारा सी इज राइट आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो आप ऐसे में क्या करोगे, पारिवारिक प्राथमिकताओं के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंपना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपने जैसे ही अपना ध्यान भटकाया तो आप चाहे डिपार्टमेंट में हो चाहे आप घर पर हो तो आप सही कार्य नहीं कर सकते। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। और ऑप्शन सी क्या कहता है, रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। तो आप ऐसा भी नहीं करोगे, क्योंकि आप कानून हो, चाहे आप घर में हो चाहे आप उस पद पर हो, तो आप दोनों को चीज़ों को संतुलित में करना चाहिए। और आप क्या करोगे, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए, यानी छोटा सा अवकाश लेना चाहिए। नहीं, आप ऐसा भी नहीं करोगे। तो क्या करोगे, जो आपका परिवार है उसकी आप प्राथमिकता देखोगे कि आपकी क्या प्राथमिकता है और आपके डिपार्टमेंट की क्या प्राथमिकता है और दोनों का आप बैलेंस बनाओगे। तो आपका जो सीनियर होगा डिप्टी को पूरा का पूरा आप प्रभार सौंप कर जाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। हमें जो देशभक्ति का सर्वोत्तम जो चरण होगा वो क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। क्या पूछा गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करना, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करना। और ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, कानून तोड़ने वालों को रिश्वत स्वीकार करके। ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार से आप किसी से भी रिश्वत नहीं ग्रहण कर सकते हो। ऑप्शन सी क्या कहता है, नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोप कर। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि आपने किसी भी नागरिक पर आप किसी प्रकार के धार्मिक मूल्य थोप सकते हो। वो नागरिक आपका मानेगा तो मानेगा, नहीं तो मानेगा। और ऑप्शन डी क्या कहता है, प्रदर्शनकारियों को बस में करने के लिए बल का प्रयोग। तो आप ऐसा भी नहीं करोगे, बल का आप ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते हो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना। तो आप क्या कर सकते हो, जो सबसे अच्छा रहेगा आपका जो देशभक्ति का जो सर्वोत्तम प्रदर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करना है। लोकतांत्रिक संस्थानों की क्या करोगे, आप सुरक्षा करोगे। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत देखते हैं। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, आप ऐसे में क्या कर सकते हो,
ऑप्शन ए क्या कहता है कि कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कार्मिकों के स्थानांतरण करना चाहिए। तो आप जो कर्मियों के आप स्थानांतरण नहीं कर सकते हो, किसी वरिष्ठ अधिकारी की आप जांच कर रहे हो तो ऐसा नहीं करोगे। आपने किसी भी व्यक्ति का यानी जो पद पर है उसका ट्रांसफ़र कर दिया तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ऑप्शन बी क्या कहता है, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करोगे। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्यों ये आप करोगे, आप किसी भी अगर डिपार्टमेंट में किसी आप वरिष्ठ अधिकारी की जांच कर रहे हो या छोटे पद के अधिकारी की जांच कर रहे हो तो आपको एक आंतरिक समिति का गठन करना चाहिए और उससे पूरी की पूरी जांच करानी चाहिए। तो आपका बी इसका राइट आंसर हो जाता है। और सी क्यों नहीं हो सकता है कि आप किसी भी बाहरी एजेंसी से कार्य नहीं कराओगे और आप इस प्रकार से, और तो इसलिए इसका ये आपका रॉन्ग हो जाता है। और बी क्या हो जाएगा कि बड़े रूप से यानी बड़े पैमाने पर आप संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन आपका क्या बी इसका राइट आंसर हो जाता है। एक बैंक मैनेजर घबराहट में आपको पुलिस अधिकारी के रूप में कॉल करता है और रिपोर्ट करता है कि बंधकों के साथ सशस्त्र डकैती हो रही है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। यानी कि बैंक में लूट हो रही है और उस प्रकार बैंक मैनेजर ने आपसे कॉल की है तो आप कानून के अनुसार आप क्या करोगे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या कहता है, क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां बनाओगे। क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करोगे। तो ऑप्शन बी क्या कहता है कि बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचोगे। तो आप ऐसा भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, आप बिना बैकअप के यानी अपराध स्थल पर नहीं पहुंच सकते। क्यों, आपको भी ऐसी कोई बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर आप नहीं पहुंच सकते हो। अगर आपने बैकअप नहीं लिया है तो अपराध स्थल पर आप नहीं पहुंच सकते हो। ये इसका एक माइनस कीवर्ड हो गया। और क्या कर सकते हो आप, यानी सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करोगे। तो आप कब तक सोशल मीडिया का उपयोग करोगे, अगर कोई घटना घट रही है तो आप उसके लिए इंस्टेंट कार्रवाई करनी चाहिए, वो विधि के अनुसार आप कार्य करोगे। आप सोशल मीडिया का वहाँ उस टाइम उपयोग नहीं करोगे। तो इसलिए इसका सी रॉन्ग आंसर हो जाता है। और आपका डी क्या कहता है कि अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। तो आपको विधि के अनुसार चलना है। किसके अनुसार चलना है, विधि के अनुसार चलना है। तो इसका आपका डी इस रॉन्ग हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जिस स्थल पर कोई घटना घट रही है तो आपको इंस्टेंट उसके चारों ओर की जो एरिया है वो घेर लेनी चाहिए और इसके बाद कार्रवाई आपको करनी चाहिए, यानी कि सीमा चौकियां स्थापित करोगे। इसका राइट आंसर हो जाता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। तो निम्नलिखित में से संस्था का नाम क्या है जो भारतीय सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। जो प्रशिक्षण प्रदान करती है वो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है, वो आपकी हैदराबाद है। कहाँ है, हैदराबाद। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है, तो वो आपकी हैदराबाद है। इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन हो गए और आपके पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो और इन क्वेश्चनों को जो करने का जो आसान और सरल जो तरीका है वो बस यही है कि जो अप्रोच अपनानी है वो इस प्रकार से है कि आपको इसमें कुछ कीवर्ड जो माइनस कीवर्ड पकड़ने होते हैं और कुछ इसमें प्लस कीवर्ड पकड़ने होते हैं। तो उसी के आधार पर ये मेकिंग डिसीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू।